गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। मैं डॉक्टर संजीत मात्रा, नेशनल कॉलेज सिरसा से एक बार फिर आपका स्वागत है मेरी ऑनलाइन क्लास में। आज हम बात करेंगे नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों के बारे में। हमने लास्ट क्लास में बात की थी नेताजी सुभाष चंद्र बोस के जीवन या लाइफ के बारे में। राजनीतिक विचारों पर बात करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि किसी ने मेरा चैनल अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो चैनल सब्सक्राइब करें और आगे भी बताएं अपने दोस्तों को। आपकी क्लास से संबंधित लेक्चर्स बना करके लगातार चैनल पर अपलोड करते रहेंगे। तो चलो बात करते हैं नेताजी सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचारों की। राजनीतिक विचारों की अगर बात करें तो क्या देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी जो हैं वो ना तो एक राजनीतिक दार्शनिक थे, ना ही उन्होंने कोई सिद्धांतों का निर्माण किया, कोई सैद्धांतिक विचारक थे, किसी थ्योरी किसी सिद्धांत का निर्माण किया हो, लेकिन वो एक व्यवहारिक और वास्तविक लीडर थे, व्यवहारिक नेता थे, वास्तविक लीडर थे। व्यवहारिक का मतलब कि उनके समय में जो भी परिस्थितियां समाज में थी उन परिस्थितियों के अनुकूल सही दिशा में कार्य करने को हमेशा प्रयासरत रहते थे। हमें पता है कि उनके समय में भारत ब्रिटिश शासन के अंतर्गत आता था। भारत ब्रिटेन का एक उपनिवेश था। तो भारत को ब्रिटेन से स्वतंत्र कराने में एक प्रकार से उन्होंने काफ़ी अधिक प्रयासरत रहे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भारत की स्वतंत्रता को लेकर के उन्होंने काफ़ी योगदान दिया। उनके जो विचारों की बात करें तो उनके विचार स्वामी विवेकानंद और अरविंद घोष जी से प्रभावित थे। विदेशी विद्वानों में उनके विचारक हीगल, नॉट ईगल, दिस इज रॉन्ग, हीगल, विदेशी विचारों में उनके विचार हीगल से प्रभावित थे, नॉट ईगल। और उनके राजनीतिक विचारों से संबंधित अगर उनकी पुस्तक की बात करें तो उनकी पुस्तक का नाम है द इंडियन स्ट्रगल, जो उनके राजनीतिक विचारों के बारे में हमें जानकारी देती है, राजनीतिक विचारों के बारे में हमें बताती है। तो चलिए राजनीतिक विचारों की बात करें तो कुछ बातों या कुछ विचारों के अंतर्गत हम उनके राजनीतिक विचारों को समझ सकते हैं, देख सकते हैं। जैसे कि राज्य के संबंध में उनके विचार। सुभाष चंद्र बोस जी राज्य को एक साधन मानते थे और व्यक्ति को एक साध्य मानते थे। कहने का मतलब है कि एक राज्य व्यक्ति के विकास के लिए साधन के रूप में काम करता है, यानी कि राज्य से ज़्यादा महत्वपूर्ण व्यक्ति है और राज्य को व्यक्ति को अच्छा जीवन देने की दिशा में कार्य करने चाहिए। अच्छा जीवन देने की दिशा में किस प्रकार से कल्याणकारी और किस प्रकार से व्यक्तिगत स्वतंत्रता की सुरक्षा हेतु राज्य काम कर सकता है वो करना चाहिए। तो उस हिसाब से हम देखते हैं कि सुभाष चंद्र बोस राज्य को एक साधन और व्यक्ति को एक साध्य मानते हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का मानना है कि राज्य की आवश्यकता सुभाष चंद्र बोस जी राज्य को सर्वसत्तावाद पर आधारित संस्था के रूप में देखते थे, लेकिन उनका सर्वसत्तावाद के रूप में राज्य शोषणकारी प्रवृत्ति का नहीं होना चाहिए, बल्कि उसके विपरीत राज्य शक्तिशाली होना चाहिए और अपनी शक्ति का प्रयोग जनता के सेवक के रूप में करें, जनता के सेवक के रूप में करें।
ना कि जनता का शोषण करने में करें। और उनका मानना था कि इस प्रकार के राज्य की स्थापना केवल और केवल समाजवादी सिद्धांतों के अनुसार ही की जा सकती है, यानी कि कल्याणकारी प्रवृत्ति, ऊंच नीच के भेदभाव को, अमीरी गरीबी के भेदभाव को मिटाकर ही इस प्रकार के राज्य की स्थापना की जा सकती है। उसके बाद आता है कि राजनीति और धर्म में भेद। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी की भांति राजनीति और धर्म को एक नहीं मानते थे। मार्क्स की भांति भी राजनीति और धर्म जो को वो नैतिक विचारक मानते थे, नैतिक धर्म को नैतिक रूप से नहीं देखते थे, अलग अलग मानते थे। उनके अनुसार राजनीति और धर्म पूर्ण रूप से एक दूसरे से अलग है, एक दूसरे से विपरीत है। मतलब कि राजनीतिक शास्त्र और नीति शास्त्र यानी कि धर्म से संबंधित विषय और राजनीति से संबंधित विषय एक दूसरे के विपरीत है, अलग अलग हैं। सुभाष चंद्र बोस इस संदर्भ में मार्क्सवादी विचारकों और नैतिकतावादी विचारकों के मध्य का मार्ग निकालते हुए एक धर्मनिरपेक्ष राज्य का समर्थन करते हैं, जिसमें राजनीति और धर्म के बीच में आपस में एक समन्वय, एक संतुलन स्थापित होता हो। नेक्स्ट में देखते हैं साम्राज्यवाद का विरोध। उनके स्वयं के शब्दों में सुभाष चंद्र बोस जी साम्राज्यवादी शासन को अच्छा नहीं मानते थे, क्योंकि उनका मानना था कि साम्राज्यवादी व्यवस्था वो व्यवस्था है जो शोषण और हिंसा पर आधारित होती है और लोगों का या अपने उपनिवेश का वो लोग उसमें रहने वाले लोगों का या जनता का वो शोषण करते हैं, उनके विपरीत नियम और कानून बनाते हैं, यानी कि वो एक अमानवीय प्रवृत्तियों को जन्म देता है। इसलिए उनके स्वयं के शब्दों में हम कह सकते हैं कि साम्राज्यवाद के संबंध में वे कहते थे कि वर्तमान युग हमारे आंदोलन की साम्राज्यवादी विरोधी अवस्था है। इस युग में हमारा मुख्य कार्य साम्राज्यवाद का अंत करना तथा भारतीय जनता के लिए स्वतंत्रता प्राप्त करना है। इसी प्रकार से वो भारत को साम्राज्यवाद से मुक्त करवाना चाहते थे और शायद इन्हीं कारणों से सुभाष चंद्र बोस जी हिटलर और मुसोलिनी जैसे नेताओं से मिले भी थे। उनके विचारों से पूर्ण तरह से सहमत नहीं थे, लेकिन उनके जो अपने राज्य को सर्वश्रेष्ठ बनाने का जो विचार था उसको कहीं ना कहीं वो मानते थे और उसी कारण से वो भारत की स्वतंत्रता के लिए या साम्राज्यवादी शासन से मुक्ति के लिए उन नेताओं से हिटलर और मुसोलिनी से वो मिले थे। उसके बाद आता है राष्ट्रवाद के संबंध में विचार। सुभाष चंद्र बोस जी को एक राष्ट्रवादी भी माना जाता है। वो एक कट्टर या उग्र राष्ट्रवाद के समर्थक व्यक्ति थे। उग्र राष्ट्रवाद के या कट्टर राष्ट्रवाद का समर्थन करने वाले विचारक थे और उनके दृष्टिकोण से राष्ट्रवाद व्यक्ति का अपना धर्म है। व्यक्ति को अपने राष्ट्र के प्रति समर्पित, अपने राष्ट्र के प्रति लगाव और प्रेम होना ही चाहिए। उनका राष्ट्रवादी दृष्टिकोण हम उनके दिए हुए विभिन्न नारों से भी समझ सकते हैं कि उन्होंने राष्ट्र को सर्वप्रमुख माना और किसी भी परिस्थिति में राष्ट्र को स्वतंत्र करवाना चाहते थे, क्योंकि उनका मानना था राष्ट्र स्वतंत्र तभी होगा जब व्यक्तियों के अंदर अपने राष्ट्र के प्रति भावनाएं होंगी, अपने राष्ट्र के प्रति विचार होंगे और उनके ओजस्वी और तर्कपूर्ण भाषणों में जिससे युवाओं को काफ़ी प्रेरणा मिलती थी, युवाओं के अंदर आज़ादी के लिए मर मिटने का जज्बा आता था, उनसे हम उनके राष्ट्रवादी होने के नज़रिए को या दृष्टिकोण को समझ सकते हैं। उनके विभिन्न नारे जैसे तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, या फिर सफलता कायरों को नहीं अपितु वीरों को मिलती है, या फिर रक्त को पुकार रहा आज़ाद हिंद फौज के लिए जो नारा दिया, या फिर दिल्ली चलो दिल्ली की सड़क स्वतंत्रता की सड़क है। ये जो उनके विचार हैं, ये जो उनके भाषण हैं, भाषण के दौरान ये जो उन्होंने नारे दिए, इन नारों से कहीं ना कहीं हम उनके राष्ट्रवादी होने का प्रमाण प्राप्त करते हैं, उनके राष्ट्रवादी विचारों को समझ सकते हैं। उसके बाद है स्वतंत्रता के संबंध में विचार। नेताजी सुभाष चंद्र बोस स्वतंत्रता के भी कट्टर समर्थक थे।
वे किसी भी परिस्थिति में भारत को विदेशी राष्ट्र या विदेशी सत्ता से स्वतंत्र कराना चाहते थे या उसके अधीन नहीं रहना चाहते थे। उन्होंने स्वयं कहा था, उन्होंने आईसीएस की नौकरी छोड़ दी। उनका मानना था कि आईसीएस की नौकरी से मैं पराधीन हो जाऊंगा और मैं भारत की स्वतंत्रता में अपना योगदान नहीं दे पाऊंगा। इसलिए उन्होंने स्वयं कहा था कि जिस दिन मैं नौकरी के प्रतिज्ञा पत्र पर हस्ताक्षर कर दूंगा उस दिन मैं पराधीन हो जाऊंगा। और उन्होंने आईसीएस की जो परीक्षा पास की थी अपने पिता की इच्छा पर, उस नौकरी से इस्तीफा दे दिया था। वे परतंत्रता को अन्याय या महान अभिशाप मानते थे। उनका मानना था भी किसी भी राष्ट्र को किसी दूसरे राष्ट्र को उपनिवेश या साम्राज्यवादी व्यवस्था के अधीन अपने अधीन नहीं करना चाहिए और हर देश के नागरिकों को स्वतंत्रता पूर्वक अपने राष्ट्र को में रहने का अधिकार होना चाहिए। और इसी कड़ी के अंदर उनका नाम भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों की पंक्तियों में सबसे पहले नंबर पर आने वाले व्यक्तियों में लिया जाता है। उसके बाद आता है समानता के संबंध में विचार। सुभाष चंद्र बोस जी अपने राज्य संबंधी और समाजवादी संबंधी विचारों में समानता के सिद्धांत का समर्थन करते हैं। राज्य में वो राज्य को सर्वशक्तिशाली बनाना चाहते हैं, लेकिन एक ऐसा राज्य चाहते हैं जो धर्मनिरपेक्ष और समानतावादी सिद्धांतों पर आधारित हो। एक ऐसे समाज की कल्पना करना चाहते हैं जिसमें जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति किसी भी आधार पर कोई भेदभाव ना किया जाए। सुभाष चंद्र बोस ने भारत में रहने वाले स्वर्ण हिंदुओं से भी अपील की, उनसे भी कहा कि अपने साथ रहने वाले निम्न जाति के साथियों को या दलित जिन्हें माना जाता है उन साथियों के साथ किसी भी प्रकार से भेदभावपूर्ण व्यवहार ना करें और उनके साथ समान व्यवहार करें, सम्मानपूर्वक रहें उनके साथ। इस विचारों से हम उनके समानता संबंधी विचारों को समझ सकते हैं, समानता संबंधी विचारों को जान सकते हैं। समानता के बाद आता है समाजवाद संबंधी विचार। जैसा कि हमने पीछे भी पढ़ा राज्य संबंधी विचारों में कि राज्य के समाजवादी स्वरूप को पसंद करते थे, यानी कि उनके समाजवाद में मार्क्सवादी और गांधीवादी सिद्धांतों से अलग अपने समाजवादी विचारों को या अपने समाजवादी सिद्धांतों को वो मानते थे। अपने समाजवाद को उन्होंने वामपंथ का नाम दिया। वामपंथ से उनका मतलब जो मार्क्सवादी दृष्टिकोण है, मार्क्सवादी अप्रोच है, वो नहीं, बल्कि वो अप्रोच कि एक ऐसा समाज जिसमें रहने वाले नागरिक और व्यक्ति समाज में रहने वाले लोगों के बीच आर्थिक अंतर है उसको समाप्त करने की दिशा में अगर प्रयास करें, उसको समाप्त करने की दिशा में कार्य करें, उस प्रकार के समाजवाद को, उस प्रकार काम करने वाले व्यक्ति को सही अर्थों में वो वामपंथी मानते थे। और उनके अपने समाजवादी विचारों के माध्यम से कहीं ना कहीं आर्थिक समानता लाने का प्रयास किया, यानी कि अमीरी और गरीबी के अंतर को समाप्त करना चाहते थे। और उस समय की तत्कालीन समस्याओं के समाधान के लिए उनका ये मानना था कि समाजवाद ही एकमात्र साधन हो सकता है, समाजवाद ही एकमात्र तरीका हो सकता है जिससे उन समस्याओं का समाधान हम कर सकते हैं। उसके बाद है राजनीतिक यथार्थवाद में विश्वास। राजनीतिक यथार्थवाद में विश्वास का मतलब है कि राज्य के निरंतर क्रमिक विकास के सिद्धांत में वो भरोसा करते थे कि राज्य को लगातार आगे बढ़ता रहना चाहिए, लगातार धीरे धीरे अपने लोगों के जीवन को सुधारने का प्रयास करता रहना चाहिए और लगातार विकास की दिशा में अग्रसर रहना चाहिए। उनका मानना था कि इस प्रकृति के अंदर, प्रकृति को भी अगर हम देखते हैं, प्रकृति का भी अगर हम अवलोकन करते हैं तो हमें ये पता चलता है कि प्रकृति निरंतर अग्रसर होती है और विश्व को आगे की ओर लेकर जा रही है या विश्व नेचुरल तरीके से लगातार आगे की ओर बढ़ रहा है। इसलिए वो राजनीतिक यथार्थवाद में राष्ट्र के निरंतर विकास का समर्थन करते थे और वो मानते थे कि बायोलॉजिकल सिस्टम, मतलब जीव शास्त्रीय सिस्टम और नैतिक आधार पर भी प्रगति में विश्वास करना आवश्यक है। जब हम प्रगतिशील विचार नहीं रखेंगे, जब हम प्रगति पर विश्वास नहीं करेंगे तो राष्ट्र को आगे ले जा नहीं पाएंगे, राष्ट्र की उन्नति और विकास का काम नहीं कर पाएंगे।
उसके बाद आता है वो फांसीवाद का समर्थक। सुभाष चंद्र बोस जी हालांकि हिटलर और मुसोलिनी की भांति फांसीवादी विचारों का समर्थन करते हैं, फांसीवाद का समर्थन करते हैं, लेकिन फांसीवाद को उस अवस्था में वो स्वीकार नहीं करते जिस प्रकार की अवस्था इटली और फ्रांस में थी। वो उनका विचार विश्व में राजनीतिक विचारधारा के विकास की नेक्स्ट जो स्टेज है वो फांसीवाद और साम्यवाद के संतुलन की अवस्था है, ऐसा उनका मानना था। और इसी को वो वास्तविक समाजवाद की अवस्था मानते हैं, यानी कि राज्य श्रेष्ठ हो और उस राज्य के अंदर रहने वाले नागरिकों को समान साम्यवाद या समाजवादी सिद्धांतों के आधार पर समानता हो और उनमें किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ऊंच नीच, अमीर गरीब, जाति आदि के आधार पर, और राज्य व्यक्ति के विकास के लिए काम करे, ना कि व्यक्ति के शोषण के लिए। इस प्रकार के विचारों को मानते थे, यानी कि फांसीवाद का समर्थन तो करते थे, लेकिन उसके साथ साथ उन्होंने फांसीवाद के सुधरे हुए रूप का समर्थन किया जिसमें राज्य की सर्वोच्चता की उन्होंने बात की, और उसके साथ साथ ब्रिटिश जो संसदीय प्रणाली है उसमें उन्होंने कोई विश्वास नहीं रखा। इस हिसाब से उन्होंने फांसीवाद का एक प्रकार से समर्थन किया। उसके बाद है अहिंसावाद का विरोध। सुभाष चंद्र बोस जी एक राज्य के लिए, एक राज्य को उन्नति के लिए, विकास के लिए अहिंसावादी सिद्धांतों को सही नहीं मानते थे। उनका मानना था कि एक राज्य को अपने विकास के लिए हिंसा के सिद्धांत का प्रयोग भी करना चाहिए आवश्यकता पड़ने पर। यानी कि वो हिटलर और मुसोलिनी के समान तानाशाही नहीं थे, व्यवहारिक राजनीतिज्ञ थे, परंतु उनके द्वारा प्रयोग किए जाने वाले हिंसा के सिद्धांत का समर्थन करते थे। कि उनका मानना था कि राज्य को अपनी सुरक्षा के लिए, अपनी स्वतंत्रता के लिए, अपने नागरिकों के सुरक्षा के लिए हिंसा का सहारा भी लेना पड़ सकता है। पूर्ण रूप से अहिंसावादी होना कहीं ना कहीं राज्य के लिए हितकारी नहीं हो सकता, और अहिंसक साधनों का प्रयोग वो ब्रिटिश शासन के विरुद्ध सही नहीं मानते थे। कि उन्होंने कहा कि ब्रिटिश शासन से हम अहिंसावादी विचारों के अंतर्गत अगर काम करेंगे, अपने पक्ष मजबूती से नहीं रखेंगे तो वो हमारी बात नहीं सुनेंगे, इसलिए अहिंसावादी साधनों का प्रयोग करके ब्रिटिश शासन से स्वतंत्रता की मांग करना उनके नज़रिए से सही नहीं था, व्यर्थ था। उसके बाद है धर्म के संबंध में विचार। सुभाष चंद्र बोस जी धर्म विरोधी नहीं थे और ना ही वो गांधी जी के समान पूरी तरह से धर्म में पूर्ण रूप से आस्था रखते थे, लेकिन वो धर्म के बारे में एक संतुलित विचारधारा रखते थे। सोवियत रूस के नागरिक धर्म के विरोधी थे, उनमें भावनात्मक लगाव नहीं था, लेकिन उनका मानना था कि धर्म वैसी ही भावनात्मक व्यवस्था है जो अपने राष्ट्र के प्रति हमें समर्पित करती है। वो धर्म में पूर्ण रूप से आस्था रखते थे, और ये आस्था कहीं ना कहीं वो बचपन से जो गीता का पाठ आदि सुनते थे उससे उनके विचारों में या उनके मन में आई थी। उसके बाद इतिहास की व्याख्या। उनका मानना था कि जब तक लोग या हम या नागरिक अपने इतिहास को नहीं जानेंगे, अपने इतिहास से परिचित नहीं होंगे, तब तक हम हमारे अच्छे भविष्य के लिए कार्य नहीं कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने इतिहास को लेकर के इतिहास की व्याख्या अपनी फेमस पुस्तक द इंडियन स्ट्रगल में की, और उन्होंने ये भी कहा कि भारत इस दुनिया में, विश्व में सर्वाधिक प्राचीन इतिहास रखने वाले देशों में से एक है। उन्होंने कहा कि समय के साथ साथ भारत में कई देश आए, उन्होंने शासन किया, भारत के ऊपर राज किया। भारत में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहे, लोगों की शारीरिक और बौद्धिक आलस्य लोगों में रहा, बुद्धिजीवी वर्ग के लोग भी आए। ब्रिटिश शासन ने भारत के लोगों को मानसिक रूप से कमज़ोर भी किया, लोगों ने को स्वतंत्रता के लिए प्रयासरत भी रहे, और लोगों की स्वतंत्रता को उन्होंने छीनने का प्रयास किया, और लोग उनके खिलाफ भी 1857 के अंदर क्रांति भी हुई। यानी कि उन्होंने विभिन्न प्रकार का जो हमारा ऐतिहासिक विकास रहा उनके बारे में बातें करके उस इतिहास से लोगों को प्रेरणा कैसे मिले इसके लिए एक प्रकार से जागरूक करने का प्रयास किया। इसी प्रकार से हम कहते हैं कि सुभाष चंद्र बोस के राजनीतिक विचार में कुछ अन्य विचारों को और भी देख सकते हैं कि राष्ट्र के निर्माण के संबंध में विचार, कि
कि जैसे वो एक यथार्थवादी थे और अपने देश के प्रति सर्वस्व न्यौछावर करने को तैयार रहते थे, और राष्ट्रवादी विचार होने के साथ साथ उन्होंने अपने देश के नागरिकों को कृषि में वैज्ञानिक पद्धति अपनाने की बात की, औद्योगिक विकास के लिए समर्थन दिया, औद्योगिक विकास के लिए लोगों को जागरूक करने का प्रयास किया, अपने राष्ट्र में अपने शासन को स्वयं करने के प्रति जागरूक हुए, समाज के अंदर ऊंच नीच के भेदभाव को खत्म करने के संबंध में उनके वो प्रयासरत थे। लोकतंत्र के संबंध में विचार कि सुभाष चंद्र बोस जी एक लोकतांत्रिक शासन व्यवस्था में भरोसा करते थे और लोकतंत्र को मतलब फांसीवाद और समाजवाद संबंधी विचारों के अनुसार सुभाष चंद्र बोस जी लोकतंत्र को सही मानते थे, लेकिन राज्य को शक्तिशाली बनाते हुए उन्होंने जो ब्रिटिश या अमेरिकी लोकतांत्रिक व्यवस्था थी उनके विपरीत जो जर्मनी, इटली आदि देशों में संसदीय शासन प्रणाली और बहुदलीय व्यवस्था थी, उस प्रकार की शासन प्रणालियों का देखा तो सही, लेकिन उनको पूर्ण रूप से सही नहीं माना, बल्कि उसमें एक परिवर्तन के आधार पर सही मानते थे। वो एक दलीय शासन प्रणाली में और उसके नेता के शासन में विश्वास रखते थे। उनके उद्देश्य से उन्होंने फॉरवर्ड ब्लॉक दल की स्थापना भी की थी और भारत की सभी समस्याओं को लोकतांत्रिक ढंग से नहीं सुलझा सकते, इस हिसाब से उनका मानना था कि हमें उस प्रकार के लोकतंत्र की व्यवस्था करनी चाहिए जिसमें सर्वसत्तावादी शासन के साथ साथ एक संतुलित शासन व्यवस्था हो और राज्य को शक्तिशाली स्वरूप दिया जा सके। गांधी और गांधीवाद के संबंध में विचार। सुभाष चंद्र बोस जी गांधी जी के समर्थक थे, गांधी जी के अनुयायी थे, लेकिन गांधी जी के अहिंसावादी सिद्धांतों का समर्थन नहीं करते थे। गांधी जी ने जब असहयोग आंदोलन वापस लिया तो उनके उन विचारों की उन्होंने आलोचना भी की थी और उनका वो कहते थे कि हम जिस प्रकार से ब्रिटिश शासन से अपने स्वतंत्रता की बात करते हैं, ब्रिटिश शासन हमें कभी भी उस हिसाब से स्वतंत्रता नहीं देगा, इसलिए वो गांधी जी के अनुयायी थे, गांधी जी का सम्मान करते थे, पसंद करते थे, लेकिन उनके काम करने के तरीके जो अहिंसावादी विचार था या अहिंसा का जो विचारक था उस चीज़ की समर्थन नहीं करते थे और वो उनके विपरीत पूर्ण स्वराज्य की बात करते थे और किसी भी परिस्थिति में स्वराज्य चाहिए, ऐसा उनका मानना था। द्वंद्ववाद के संबंध में विचार उनका वो द्वंद्ववाद का विचार हीगल ने दिया, हीगल के विचारों से सहमत थे और उसी के आधार पर उन्होंने कहा था कि हमें ये जो पुरानी शासन व्यवस्था है, ब्रिटिश शासन व्यवस्था, उसको खत्म करके नई शासन व्यवस्था की स्थापना करनी चाहिए। यानी कि पुराने विचार के स्थान पर ही नए विचार जन्म लेते हैं और पुरानी शासन पद्धतियों के स्थान पर ही नई शासन पद्धतियां जन्म लेती हैं। तो इसलिए अब समय आ गया है ब्रिटिश शासन व्यवस्था के स्थान पर एक नई शासन व्यवस्था की शुरुआत की जानी चाहिए। और राष्ट्रीय एकता के संबंध में विचार, यानी कि सुभाष चंद्र बोस जी भारत के लोगों में राष्ट्रीय भावना, राष्ट्रीय विचार विकसित करना चाहते थे। लोगों को एकजुट होकर के ब्रिटिश शासन का विरोध करें ताकि ब्रिटिश शासन भारत की एकता और अखंडता को क्षति पहुंचाने का कार्य ना करें और उनको स्वतंत्र कर दें। भारत में फूट डालो और शासन करो की नीति ना करें। और जब 1940 में मुस्लिमों ने अलग राष्ट्रवाद की बात की तो सुभाष चंद्र बोस ने इस मांग का कड़ा विरोध किया, कहा कि भारत एक है, सभी को एकजुट होकर अपना पक्ष रखना चाहिए। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि सुभाष चंद्र बोस जी एक राष्ट्रवादी, एक ओजस्वी नेता थे। उन्होंने देश की सर्वोपरिता को आदर्श माना, लोकप्रिय बनाने में, लोगों तक देश के सर्वोच्च सम्मान को पहुंचाने में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान दिया। उन्होंने समाज में साम्यवाद और पुरोहितवादी जैसे विचार जो थे या जो निरंकुशतावादी विचार जो थे उनका कड़ा विरोध किया। हालांकि वे कोई मौलिक विचारक या मौलिक चिंतक नहीं थे, लेकिन फिर भी आधुनिक भारतीय राजनीतिक चिंतन में उनको महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है। उनका सम्मान के साथ उनका नाम लिया जाता है। इसी के साथ हम अपने आज के इस क्लास को, आज के इस लेक्चर को संपन्न करते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम सुभाष जी के समाजवाद संबंधी विचारों की बात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद और शुभकामनाएं।